Assalamu alaikum, welcome to my channel, and this is Sir Talha again with very informative video. And without wasting any time, let's start the content. Okay, so ECAT test basically comprises of MCQs only, and the question is one statement. One line statement is the question, and answer is one word. Okay, this is different from your board preparation. You were preparing for your exams for inter for first year. You have given your first year exams. So ECAT preparation is quite different from that. ठीक है, ECAT लेते क्यों है वो मैंने आपको बता दी. यूनिवर्सिटीज क्योंकि आपके रिजल्ट को बिलीव नहीं करती, इसलिए वो खुद स्टूडेंट को जज करना चाहती है, इसलिए वो ECAT टेस्ट MCAT टेस्ट यूनिवर्सिटी खुद लेती है, और फिर उस रिजल्ट के उस टेस्ट के जो मार्क्स आते हैं उसके रिजल्ट पर फील्ड अलॉट होती है. ठीक है, इसका इतना वो किरदार होता है आपकी फील्ड के सिलेक्शन के अंदर. ओके, अब ECAT टेस्ट का कंटेंट क्या होता है? 4 तरह के आवाज नहीं आ रही. अच्छा, आवाज जिसको नहीं आ रही ECAT के 4 तरह के कंटेंट्स होते हैं. हर टेस्ट 4 सेक्शन में डिवाइडेड होता है मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज का. मैं ये नहीं कहूंगा सारी यूनिवर्सिटी का एक ही क्राइटेरिया होता है. लाइक NAD है, NAD का ये क्राइटेरिया कि इंग्लिश का पोर्शन होगा, फिजिक्स का पोर्शन होगा, केमिस्ट्री का पोर्शन होगा, मैथ्स का पोर्शन होगा. 100 मार्क्स का कोई टेस्ट होता है, उसके अंदर 4 सेक्शन में डिवाइडेड होता है. 25 मार्क्स फॉर इंग्लिश, 25 फॉर फिजिक्स, 25 फॉर केमिस्ट्री, 25 फॉर मैथ्स. दाऊद यूनिवर्सिटीज का भी यही प्रोसीजर है, कराची यूनिवर्सिटी का भी यही प्रोसीजर है. बहुत सारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज का एक प्रोपोर्शन होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि उसमें मैथ्स का पोर्शन ज्यादा होता है, उसमें मेडिकल का पोर्शन ज्यादा होता है, फिजिक्स का पोर्शन ज्यादा होता है, केमिस्ट्री का कम होता है, इंग्लिश का थोड़ा सा होता है. कुछ यूनिवर्सिटीज अंदर फास्ट है, वो IQ का टेस्ट लेती है, साथ ही 10 मार्क्स IQ का पोर्शन होता है, उसमें जनरल नॉलेज का होता है. तो इस तरह डिफरेंट यूनिवर्सिटीज डिफरेंट थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली यही 4 सेक्शन होते हैं. ठीक है, अब इसमें सवाल किस तरह के आते हैं? फिजिक्स है, जिस तरह फिजिक्स के आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अगर टॉपिक्स इंक्लूड करें तो कितने बनते हैं? 20 चैप्टर्स बनते हैं. तो MCQs कितने आ रहे हैं फाइनल टेस्ट में आपके? 25. तो हर चैप्टर से एक सवाल लाजमी आ रहा होता है. ठीक है, ये बात आप याद रख लेंगे. एक सवाल लाजमी आएगा, कोई चैप्टर आप छोड़ नहीं सकते, कोई टॉपिक नहीं छोड़ सकते. ठीक है, तो इसलिए हर सब्जेक्ट में हर चैप्टर आपको करना है, और हर चैप्टर से एक सवाल लाजमी आएगा. इसी तरह केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में भी 20 चैप्टर तकरीबन है, तो उसमें भी हर सवाल हर चैप्टर से आएगा एक लाजमी, किसी एक दो चैप्टर से 2 सवाल है. इसी तरह मैथ्स है, इंग्लिश का थोड़ा आसान होता है. इंग्लिश में सिनोनियम्स होते हैं 5 नंबर, एंटोनियम्स 5 नंबर, प्रपोजिशन और ग्रामर के होते हैं 5 नंबर, कॉम्प्रीहेंशन के होते हैं. इस तरह ये इंग्लिश का डिवाइड हुआ होता है. What is ECAT and why it is important, we have already discussed it. ठीक है, कि क्या होता है ECAT और क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यूनिवर्सिटीज आपके रिजल्ट को बिलीव नहीं करती, इसलिए वो खुद स्टूडेंट को जज करना चाहती है, जिसकी वजह से वो एग्जामिन लेते हैं स्टूडेंट्स का और उनको फील्ड अलॉट करते हैं. मैं अब आपको बताऊंगा कि ECAT को आप अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हो. एप्टीट्यूड टेस्ट में ECAT या MCAT हो, उसके अंदर किस तरह यू कैन स्कोर हायर. ओके, देयर आर द 5 स्टेप्स. If you will preparing with these 5 steps, so you can score high marks in your aptitude test. The number 1 step is review and revise. आपको हर चीज, कोई चीज बाहर से नहीं आएगी. फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की जो बुक्स हैं, जो आपने पढ़ा है, उसी से आएगा सब कुछ, उससे बाहर से कुछ नहीं आएगा. अनटिल और अनलेस आप पंजाब की यूनिवर्सिटीज का टेस्ट देते हो, तो पंजाब की बोर्ड अलग है, फेडरल बोर्ड है, तो उसमें फेडरल की बुक से आएगा. सिंध बोर्ड, सिंध की यूनिवर्सिटीज है तो सिंध में सिंध से आएगा. नर्स यूनिवर्सिटी है, जैसे कराची में लोकेटेड है, लेकिन इसका इंटर कनेक्टेड विद पंजाब है, तो इसलिए पंजाब से ही इनका इनका पंजाब बोर्ड से भी आता है नर्स यूनिवर्सिटी का से. बाकी सारी जो सिंध की यूनिवर्सिटी है वो सिंध की बुक से ही आता है सारा. अच्छा, ठीक है. इसके बाद नंबर 1 ये है कि रिव्यू एंड रिवाइज. रिव्यू आपको किस तरह करना है? एक अलग मेथड के साथ. मैंने आपको बताया कि बोर्ड की एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपरेशन कर चुके हैं, आपको फर्स्ट ईयर भी आते हैं, आपको सेकंड ईयर भी आते हैं, लेकिन एक डिफरेंट तरह से आपको रिवाइज करना है सब चीजें. किस तरह करना है? क्योंकि MCQs आते हैं ECAT के अंदर, एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर आपके MCQs आएंगे, तो MCQs के लिए आपको बड़ी डेरिवेशंस नहीं देखनी, बड़े
थ्योरीज नहीं देखनी, न्यूमेरिकल्स नहीं देखने, न्यूमेरिकल्स छोड़ देने, बड़ी डेरिवेशन थ्योरीज छोड़ देनी, सिर्फ आपको वो चीजें देखनी है गौर से जो एमसीक्यूज में आ सकती हैं, जिनका एक लाइन का सवाल बन सकता है और उनका एक वर्ड का जवाब है। एमसीक्यू जो आते हैं उस पे किसी भी एमसीक्यूज का एक दो वर्ड से ज्यादा आंसर नहीं होता, ठीक है। तो रिव्यू एंड रिवाइज इन अ डिफरेंट अप्रोच, इन अ डिफरेंट सिनेरियो, एक अलग सिनेरियो के साथ कि आपको बुलेट पॉइंट्स में हर चीज बनानी है, हर चीज बुलेट पॉइंट के साथ लिखी हुई हो, हर चीज बुलेट पॉइंट में हो। और ताकि बुलेट पॉइंट में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बुलेट पॉइंट में जब होगी तो आपके लिए याद रखना आसान होगा, आपको आपके माइंड में रहेगा। एक बुक है, चैप्टर है, जैसे एक चैप्टर की 20 पेजेस हैं, तो पूरी बुक है फर्स्ट ईयर की, उसके 200 पेजेस हैं लेट्स सपोज, और सेकंड ईयर की फिर बुक है फिजिक्स की, उसके भी 200 पेजेस, तो 400 पेजेस, तो कोई याद नहीं रख सकता इतने पेजेस, ना वो पढ़ना ही मुश्किल है तो याद रखना तो दूर की बात है, ठीक है। तो इसलिए अगर हम हर चीज को बुलेट पॉइंट्स मिले हुए, बुलेट पॉइंट्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ईकेट के अंदर सारी चीजें नहीं आ रही, जो चीजें आ सकती हैं उसको हाईलाइट करो, उसको एक अलग जगह लिख लो। इस टॉपिक में चैप्टर 1 है फिजिक्स का, स्कोप ऑफ फिजिक्स, उसका पहला टॉपिक है नेचर एंड स्कोप ऑफ फिजिक्स, ठीक है, वो 2 पेज हो गए, 2 पेजों में से आप चीजें निकाल लो, 4 5 6 7 पॉइंट्स निकालिए, वो आपने अलग से बुलेट पॉइंट बना के लिख लिए कि इस टॉपिक से ये 7 पॉइंट आ सकते हैं, ये एमसीक्यूज के लिए तैयार करने हैं मुझे। इस तरह पे नेक्स्ट टॉपिक उठाओ, उसमें से जो एमसीक्यूज आते हैं, बाकी सारी थ्योरी छोड़ दो, ठीक है, वो नहीं आती। तो इस तरह रिव्यू करना है, इस तरह रिवाइज करना है, डिफरेंट सिनेरियो, आपको बोर्ड एग्जामिनेशन की तरह नहीं पढ़ना, एप्टीट्यूड टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है उन पेपर्स के लिहाज से, ठीक है। इस तरह रिव्यू और रिवाइज करने, दिस इज द स्टेप 1। नेक्स्ट स्टेप 2, लर्न सम थिंग्स बाय हार्ट। आपको चीजें, कुछ चीजें याद करनी है, सारी चीजें नहीं। मैंने आपको बताया कुछ चीजें याद रखनी है। जब आप एक चीज को बुलेट पॉइंट में लिख लेते हो तो आपने पढ़ी भी होती है, तो जब सवाल आता है पेपर में ना, तो उसके बाद उसके ऑप्शंस भी गिवन होते हैं, 4 ऑप्शंस भी गिवन होते हैं, आपने पढ़ी होगी तो आपको, आप पढ़ोगे स्टेटमेंट और आपको आंसर भी नीचे लिखा होता है, 4 एमसीक्यू, उसमें एक करेक्ट आंसर होता है, खुद ही क्लिक कर जाता है कि ये आंसर है अगर पढ़ी होगी तो। इसलिए उन चीजों को याद करने की जरूरत नहीं है, आप जब एक 3 4 दफा पढ़ते हो तो वो खुद ही माइंड में बैठ जाती है। अच्छा, जो चीजें याद करने की हैं वो कौन कौन सी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कांस्टेंट वैल्यूज कुछ याद करनी होगी, इक्वेशंस कुछ आपको याद करनी होंगी, कुछ आपको डेफिनेशन याद करनी होंगी जो पेपर में आ सकती है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये चीजें, इन पे फोकस करके इनको याद करना है, और बाकी चीजें याद नहीं करनी, न्यूमेरिकल्स आपको छोड़ देने। तो दिस इज द स्टेप टू लर्न सम थिंग्स बाय हार्ट। नंबर 3, सॉल्व ड्रिल आफ्टर ईच टॉपिक गिवन इन दिस बुक। आपको मैं स्टेप 3 में ये है कि हर टॉपिक आपने एक बार टॉपिक प्रिपेयर कर लिया, आपने उसकी प्रिपरेशन कर ली, तो उस टॉपिक के आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। नंबर चैप्टर 1 है नेचर ऑफ फिजिक्स, नेचर ऑफ फिजिक्स, तो उसका जो पहला टॉपिक है नेचर एंड स्कोप ऑफ फिजिक्स, तो उसके एमसीक्यूज आप सॉल्व करोगे। फिर दूसरा टॉपिक मेजरमेंट एंड यूनिट्स, फिजिकल यूनिट्स, तो उस टॉपिक को पढ़ा, उसके रिलेटेड एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करोगे। फिर इस तरह डायमेंशन है, डायमेंशन को पढ़ा, उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज है वो सॉल्व करोगे। सॉल्व ड्रिल आफ्टर ईच टॉपिक गिवन इन दिस बुक, ठीक है। नंबर 4 स्टेप क्या है, स्वीट कैंडल्स, कि आपको पूरा चैप्टर अब आपने कंप्लीट कर लिया, पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद अब आपको पूरे चैप्टर के मिक्स एमसीक्यू सॉल्व करना है। आपने पूरा चैप्टर 1 इस तरह कंप्लीट कर लिया, जिस तरह मैंने आपको बताया, एक टॉपिक किया, उसके एमसीक्यूज किए, पूरे सारे टॉपिक्स पढ़ लिए। अब पूरा चैप्टर जब कंप्लीट कर लिया, सारे पूरे चैप्टर के मिक्स एमसीक्यूज अब आप सॉल्व करो, इससे आपकी पूरी चैप्टर 1 की प्रिपरेशन खत्म होगी। इस तरह आप सारे चैप्टर की प्रिपरेशन करोगे तो यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स। नंबर 5 स्टेप, पूरा आपने फर्स्ट ईयर पढ़ लिया, पूरा सेकंड ईयर पढ़ लिया, अब आपको पूरे फिजिक्स के एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं, मिक्स करके पूरे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के मिक्स एमसीक्यूज हम आपको प्रोवाइड करेंगे, फिर आप उससे सॉल्व करोगे। इससे आपको पता लगेगा आपकी कितनी प्रैक्टिस है, हम रोजाना टेस्ट ले रहे होते हैं। तो इसलिए जैसे फिजिक्स के 25 क्वेश्चंस आएंगे लास्ट टेस्ट में आपके, तो 25 क्वेश्चंस हम लोग पूरे फिजिक्स के बना के देंगे, ओके। अच्छा, ये स्टेप 5 है, अगर आप इन 5 स्टेप के अंदर प्रिपरेशन करते हो तो यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स। सो ये थोड़ा ई कैट के अंदर आपको मैंने एक स्टेप्स बता दिए प्रिपरेशन के, एम कैट है, ई कैट है, जो भी है, ठीक है। उसमें अगर इस तरह आप प्रिपरेशन करते हो तो आपको अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा मटेरियल दिखा देता हूँ कि जो हम स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं जब वो हमारे साथ एनरोल हो जाता है। सारा जो भी मटेरियल होता है वो हम स्टूडेंट को देते हैं, ठीक है। ये सारा ई कैट का मटेरियल है, और एम कैट का, जो भी स्टूडेंट इनरोल होता है उसको सारा ये एसेस मिल जाता है, सही है। इसमें ऑल यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन, सारी यूनिवर्सिटीज की इन्फॉर्मेशन है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन से डिपार्टमेंट है, और डिपार्टमेंट की क्या फीस है, और कब यूनिवर्सिटी के एडमिशन शुरू हो रहे हैं, टेस्ट क्राइटेरिया क्या होता है, ये सब
इस फोल्डर में केमिस्ट्री प्रिपरेशन में केमिस्ट्री के पास्ट पेपर्स हैं, एनईडी के पास्ट पेपर्स हैं, सैंपल पेपर्स हैं, इसकी अलग बुक्स हैं सबकी, केमिस्ट्री की नोट्स हैं और क्लास का मटेरियल है जो हम क्लास कंडक्ट कर रहे हैं। ईकेट पास्ट पेपर, सारे पास्ट पेपर्स हैं। ये सारा स्टूडेंट को कुछ लेने की जरूरत नहीं होती। ये ईकेट की बुक्स हैं, ये इंग्लिश मटेरियल है, इंग्लिश के पास्ट पेपर्स, इंग्लिश बुक, ग्रामर, सही है, एनईडी इंग्लिश पास्ट पेपर्स, मैथ्स प्रिपरेशन इसी तरह है। अच्छा, इसका सबसे अच्छा फिजिक्स प्रिपरेशन इसी तरह पास पेपर, ये सब कुछ बहुत सारा आपको मटेरियल है, आपको कुछ और लेने की जरूरत नहीं है। ये मटेरियल आप पढ़ोगे, आप हार्ड वर्क करोगे, यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स। और अब सारा टेस्ट पर बेस कर रहा है एनईडी के ऊपर, तो आपकी कम परसेंटेज है कोई मसला नहीं, अच्छा टेस्ट करते हो यू कैन सिक्योर गुड सीट और अच्छी फील्ड आप ले सकते हो अगर आप टेस्ट में अच्छा स्कोर करते हो। टेस्ट को बहुत आपको इम्पोर्टेंस देनी है। आप टेस्ट के लिए ऐसे ही बैठे हो अभी इंजॉय कर रहे हो, वैसे भी आपके पेपर नहीं हुए, तो अगर आपने अभी से टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं शुरू की तो आखिर में कैसे आप अच्छा स्कोर कर, अच्छा स्कोर नहीं किया अच्छी फील्ड नहीं मिलेगी, फिर अच्छी फील्ड नहीं मिलेगी तो उसी फील्ड को पढ़ना पड़ेगा जो बुरी मिल रही है। फिर इस तरह आगे पूरा आपका फ्यूचर इस पर डिपेंड कर रहा होता है। आज आपका जो टेस्ट है, अभी हार्ड वर्क कर लो, अच्छी फील्ड हासिल कर लो, फिर अच्छा स्कोप होगा आगे। इसी तरह हम लोग टेस्ट भी देते हैं। अच्छा, ऑनलाइन प्रिपरेशन का मैं आपको एक बात बताता कि एक ये फायदा है कि वीडियो लेक्चर्स होते हैं। हम लोग आपको जैसे आज क्लास हुई है उसके वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड कर देते हैं और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर स्टूडेंट को प्रोवाइड कर दीजिए। ये कोचिंग से ऑनलाइन क्लासेस, इसका एडवांटेज ये है कि आपको कोचिंग में अगर कोई एक चीज समझ में नहीं आती तो वो स्टूडेंट फिर पूछ भी नहीं सकता, स्टूडेंट टीचर से पूछ नहीं सकता, उससे वो मिस हो गई या उसको समझ नहीं आई और फिर वो उसको छोड़ देता है। लेकिन इस ऑनलाइन क्लासेस में ये है कि पूरा लेक्चर क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा होता है और हम लोग सारी वीडियो स्टूडेंट को प्रोवाइड कर देते हैं आफ्टर द लेक्चर, तो इसमें चांस नहीं है कि स्टूडेंट को से कोई चीज मिस हो जाए, क्योंकि वो बार बार वीडियो देखे उसको कोई चीज समझ नहीं, उसको 10 दफा वीडियो देखे, 20 दफा देखे, जब तक नहीं समझ आए देखता रहे वीडियो, तो इस तरह उसको समझ में आ जाएगी। ये एक फायदा है ऑनलाइन प्रिपरेशन का। अच्छा, मैं अब आपको दिखाता हूँ कि टेस्ट किस तरह होंगे अब यूनिवर्सिटीज में, यूनिवर्सिटीज किस तरह टेस्ट लेंगी कंप्यूटर बेस्ड, क्योंकि यूनिवर्सिटीज टेस्ट ले रही है। ठीक है, ये आप लोगों ने न्यूज सुन ली होगी कि टेस्ट जो होंगे वो कंप्यूटर बेस्ड होंगे। अब सारी एनईडी ने अनाउंस कर दिया है, दाऊद ने अनाउंस कर दिया कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेंगे, ऑनलाइन टेस्ट नहीं होंगे। वो जो कुछ लोग बोल रहे हैं ऑनलाइन होंगे, ऑनलाइन टेस्ट नहीं होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। पेपर बेस्ड पहले होते थे, जैसे कॉपी आपको पेंसिल देते थे और शीट देते थे, तो वो नहीं होगा, आपको कंप्यूटर पे बिठाएंगे और आपको एमसीक्यूज देंगे। आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये देखें, इस तरह आपको कंप्यूटर पे बिठाया जाएगा। अब कंप्यूटर लैब में आपका टेस्ट होगा। जब हम एनईडी में पढ़ते थे हम लोग इस तरह टेस्ट दे चुके हैं। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड किस तरह टेस्ट होगा, आप यहाँ पे नाम लिखोगे, पहले अल इखलास एकेडमी लिख रहा हूँ मैं, अल इखलास एकेडमी, ठीक है, नेक्स्ट करोगे, फिर आपके पास सारे एमसीक्यूज आ जाएंगे। देखें, ये चैप्टर 1 के हम लोग ने इसी तरह हम लोग स्टूडेंट को इस तरह प्रिपेयर करा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह टेस्ट होंगे अब यूनिवर्सिटी इसी तरह लेंगी, क्योंकि क्योंकि ऐसी सिचुएशन है कि इतना बड़ा क्राउड, क्योंकि एनईडी का जो टेस्ट होता है वो 10,000 स्टूडेंट्स देते हैं और एट अ टाइम एक ही जगह पे ग्राउंड में बैठे होते हैं, जिसमें से 2,000 सेलेक्ट होते हैं। तो इसी तरह सारी यूनिवर्सिटीज के बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स टेस्ट देते हैं, तो इसलिए क्राउड जमा कर नहीं सकते इस सिचुएशन में, तो इसलिए उन्होंने अनाउंस किया कि 100 स्टूडेंट्स एट अ टाइम 1 डे कंप्यूटर लैब्स में आएंगे और वो टेस्ट देंगे। तो इस तरह कंप्यूटर पे टेस्ट होगा कि आपको, अब हम लोग ने ये सारा स्टूडेंट के लिए बनाया हुआ है कि इसको प्रिपरेशन करना फॉर द एंड आखिरी टेस्ट के लिए। अब ये सारे इस तरह सवाल होंगे, ए एंड बी आर सेड टू बी इफ नो एलिमेंट्स इन द कॉमन। आप कुछ भी ऑप्शन, आपको ए लिख दिया आपने, सारे ऑप्शंस आपको टिक करने होंगे। टाइम आपका यहाँ पे चल रहा होगा एक साइड पे, ठीक है, इस तरह बिल्कुल इसी तरह पेपर होगा, आपको इसी तरह ऑप्शन आ रहे होंगे, इसको क्लिक करना होगा, फिर एट द एंड आपका टाइम खत्म हो जाएगा। मैं ऐसे ऐसे ही जस्ट कर रहा हूँ, सॉल्व नहीं करा था। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड, ये मैथ्स का है, तो पावर सेट, सेट नल सेट, सुपर सेट और नन ऑफ दी, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट इज कॉल्ड सुपर सेट। ठीक है, सुपर सेट कर दिया आपने, ऑप्शन सी। अच्छा, मैं इस तरह आपको सारा, ये 25 क्वेश्चन हैं। इसके बाद आप क्या करते हैं, स्टूडेंट्स हमारे सबमिट करते हैं, अपना नाम लिखते हैं, फिर हमारे पास उनका स्कोर आ जाता है। आप भी स्कोर देख सकते हो, हमारे पास सबमिट हो जाता है, आप भी स्कोर देख सकते हो, लेकिन फाइनल टेस्ट में आप स्कोर नहीं देख सकते, वो फिर आपको बाद में खुद बताएंगे। स्कोर अभी ये बता देंगे खुद ही, और आपको करेक्ट आंसर भी बता देंगे। मेरे स्कोर आया 3 आउट ऑफ 25,
ठीक है, क्योंकि मैंने तो सॉल्व किए नहीं थे। देखें ये करेक्ट आंसर है तो इसका ग्रीन टिक आ रहा है, ये रॉन्ग आंसर है तो इसका रॉन्ग आ रहा है। इसके करेक्ट आंसर भी शो कर देते हैं ये लोग। ठीक है, इस तरह आप यूनिवर्सिटीज आपसे टेस्ट लेंगी। अच्छा, अब ये मैंने आपको बता दिया टेस्ट का एक पैटर्न। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह प्रिपरेशन करवाते हैं हम लोग, ठीक है, स्टूडेंट्स को अपने। एक तो सारा मटेरियल जो मैंने आपको दिखाया वो सारा स्टूडेंट के साथ हम लोग शेयर कर देते हैं जब वो रजिस्टर हो जाता है हमारे साथ, ठीक है। उसके अलावा जैसे अब अगले दिन क्लास है फिजिक्स चैप्टर 1 की, तो उससे पहले उस चैप्टर 1 के जो लेक्चर में हम लोग पढ़ाएंगे पूरा लेक्चर टीचर अपना स्टूडेंट के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता है पूरी पीडीएफ फॉर्म में। तो ये उसका एक फॉर्म है, ये हमारे नोट्स हैं, ठीक है। अब मैंने आपको जिस तरह स्टेप आपको याद होंगे, जिस तरह मैंने आपको स्टेप्स बताए थे, ये उसी तरह नोट्स बने हुए हैं। द स्कोप ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का चैप्टर 1 फर्स्ट ईयर का, नेचर एंड स्कोप ऑफ फिजिक्स पहला टॉपिक है उसका, और बेनिफिट्स ऑफ द फिजिक्स उसका। इसमें दो चीजें मैंने निकाली बुलेट पॉइंट्स में, द बेनिफिट्स ऑफ द फिजिक्स एंड द हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स, और उसके 3 पॉइंट्स हैं, इसके 4 पॉइंट्स हैं बस। उसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना आपको इस टॉपिक के अंदर, और फिर उसके एमसीक्यूज है। मैं जस्ट आपको अभी पढ़ा नहीं रहा, जस्ट नोट्स दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये तो एक पढ़ने का टॉपिक है, इसलिए मैं इसको समझा भी नहीं रहा आपको। आप लोग पढ़ोगे बस, क्या फिर बेनिफिट ऑफ फिजिक्स क्या था, उसने हमें एक व्यू दिया वर्ल्ड और यूनिवर्स, उसने हमें सारे लॉज बताए कि हम लोग जमीन पे किस तरह बैठे, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी आप बैठे हो, ठीक है। हाउ द सन इज मूविंग अराउंड द अर्थ, और ये सब चीजें बताई फिजिक्स ने, फंडामेंटल हमें बेस दिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक कंट्रीब्यूशन टू द फिजिकल साइंसेज बाय द इस्लामिक वर्ल्ड। अब देखिए ये इतना बड़ा टॉपिक है, अगर आप बुक खोलें तो उसमें 4-5 पेज का टॉपिक है, लेकिन हम लोगों ने ये सिर्फ 4-5 पॉइंट्स में हम लोगों ने इसको कंप्राइज किया हुआ है, ठीक है। देखिए अल बैरूनी ने क्या किया, अल ख्वारिज़म अल रजी की क्या अचीवमेंट थी, तो उसके बाद उसके एमसीक्यूज आ गए। ये सारे टॉपिक थ्योरी के हैं, पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं इसको कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा। आगे टॉपिक आते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। डायमेंशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन होती है। ये अपलोड हो जाए, किसी का सवाल है तो कर सकता है। चलें, अपलोड हो गया। मेजरमेंट इन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मेजरमेंट्स ऑन द सिस्टम, कितने तरह के यूनिट्स होते हैं? देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स, और सारे यूनिट्स उससे डिराइव होकर बन रहे होते हैं। 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन से होते हैं? मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देयर आर 4 सिस्टम, 4 तरह के सिस्टम होते हैं, सीजीएस और एफपीएस, एमकेएस और एसआई सिस्टम। मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, आपको पढ़ा नहीं ना मैं, ठीक है। ये इसके एमसीक्यूज हो गए। डायमेंशन, मैं डायमेंशन आपको टॉपिक पढ़ा देता हूँ। डायमेंशंस, ठीक है, कैसे हम लोग पढ़ाते हैं, अब देख लेंगे हम लोग पढ़ाते हैं कैसे स्टूडेंट्स, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं, ठीक है। देखें 3 तरह की डायमेंशन होती है, लेंथ, ब्रेड्थ, डिस्टेंस, रेडियस। जितनी भी टर्म्स जिनका यूनिट मीटर होता है उसको हम लोग डायमेंशन उसकी एल होती है, कैपिटल एल। और दूसरी डायमेंशन क्या होती है? मास के लिए यूनिट केजी होता है, और उसकी डायमेंशन कैपिटल एम होती है। तीसरी डायमेंशन होती है टाइम के लिए, यूनिट सेकेंड है, और डायमेंशन इज टी। ये 3 डायमेंशन होती है। वेलोसिटी की अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या डायमेंशन होगी, तो वेलोसिटी फॉर्मूला इज, डायमेंशन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा? लेंथ, और नीचे टाइम। नीचे टी एंड टी नीचे है तो टी ऊपर आ जाएगा और पावर -1 हो जाएगी। दिस इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्सेलरेशन की क्या वेलोसिटी है, ये डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए। एक्सेलरेशन की वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है? एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की डायमेंशन आपको याद होगी, आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट करोगे LT-1, नीचे टी। एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है LT-2, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम ए। एम की डायमेंशन एम, ए की डायमेंशन अभी हमने निकाली एक्सेलरेशन की LT-2। ये जो बेसिक डायमेंशन है ये तो याद होने चाहिए, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। अच्छा, इसके बाद
पास्ट पेपर का मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ जी। ये पास्ट पेपर का सवाल था कि डायमेंशन बताएं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, और कुछ भी नहीं है, 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, 4 डायमेंशन दी होती है। तो किस तरह निकालोगे आप? अच्छा, सवाल बहुत शॉर्ट सवाल आते हैं, बड़े सवाल नहीं आते एप्टीट्यूड टेस्ट। एक वर्ड का आंसर है, एक लाइन की स्टेटमेंट होती है, इससे बड़ा सवाल नहीं आता। 2 लाइन की हो जाएगी ज्यादा। कुछ एमसी न्यूमेरिकल्स भी वो आते हैं जो 1 मिनट में आप सॉल्व करें, क्योंकि 2 घंटे और आपको 100 सवाल करने, एक सवाल पे ज्यादा 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना आपको। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इससे हम निकालना है जी। मैं आपको इसके बाद बताऊंगा, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था जब मैं पढ़ा रहा था कि सर डायमेंशन क्यों यूज करते हैं, क्या यूज होता है, किस लिए हम लोग डायमेंशन पढ़ते हैं। तो जी अगर मुझे फाइंड करना है, एफ की डायमेंशन आपको पता है, MLT-2। जी एज इट इज लिख दूंगा मैं यहाँ पर। दोनों m है तो मल्टीप्लाई होके m स्क्वायर हो जाएंगे। दोनों m की डायमेंशन, इसकी भी m है इसकी भी m है, तो m स्क्वायर। आर स्क्वायर रेडियस है, रेडियस की क्या डायमेंशन होगी, l स्क्वायर। ठीक है, l स्क्वायर होगी। अच्छा, ये l यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, m l क्यूब। ठीक है, t-2 वैसे ही रहेगा क्योंकि t है नहीं। ये जो m है ये यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे m आ गया, m स्क्वायर, एक m कैंसिल हो गया, एक m नीचे बचा है, तो m नीचे है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1। तो -1 m लिख दिया मैंने, ये इज इक्वल टू आ गया g। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, यू विल सेलेक्ट दिस आंसर। ठीक है, इस तरह। अच्छा, व्हाई डायमेंशन इज यूज फॉर व्हाट? डायमेंशन जो यूज होती है वो बेसिकली इक्वेशंस को होमोजीनियस बनाने के लिए होती है, कि इक्वेशन दोनों तरफ से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड उसका इक्वल आ रहा है, तो वो डायमेंशन एक ये प्रूव करते हैं। डायमेंशन इज आल्सो यूज्ड टू आइडेंटिफाई द यूनिट्स ऑफ द फॉर्मूलाज, ये भी बताती है। तो मैं आपको प्रूव करता हूँ डायमेंशन किस तरह आपको होमोजीनियस और बनाती है इक्वेशन को। आपके पास आ गया ये जी का डायमेंशन, जी की डायमेंशन मैं पुट करता हूँ इस फॉर्मूले में, m-1 l क्यूब t-2। ठीक है, ये मैंने जी की डायमेंशन डाल दी, यहाँ पे m दोनों m है तो m की डायमेंशन m स्क्वायर हो जाएगी, और नीचे l स्क्वायर r की डायमेंशन। r स्क्वायर है इसलिए l स्क्वायर लिख दिया, m 2 है तो m स्क्वायर इसलिए लिख दिया, और g की डायमेंशन लिख दी इज इक्वल टू फोर्स। ठीक है, l स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एम एल क्यूब से, तो क्या बच जाएगा, एक l बच जाएगा। t-2 एज इट इज लिख देंगे क्योंकि t कुछ नहीं है, l क्यूब l स्क्वायर से माइनस होके l बच गया, t-2 ऐसे लिख दिया, m स्क्वायर है और m-1 है, बेसिस आर सेम तो पावर विल बी एट m-1 प्लस 2, तो m विल बी m1। तो ये क्या आ गया, MLT-2, दिस इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ द फोर्स। ठीक है, बराबर आ गया डायमेंशन ऑफ फोर्स के। फोर्स की डायमेंशन भी क्या होती है, MLT-2, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो दिस इज हाउ डायमेंशन इज यूज्ड फॉर, और इस तरह हम लोग डायमेंशन को प्रूव कर सकते हैं। तो ये डायमेंशन का टॉपिक हमने पढ़ लिया, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी। ठीक है, ये लिखा हुआ है, चेक द करेक्शन ऑफ फिजिकल रिलेशन, कन्वर्ट द वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर, डिराइव वेरियस। ये देखिए, डायमेंशनल फार्मूला फॉर जी इज m-1 l क्यूब t-2। द डायमेंशनल फार्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द इंडक्टेंस इज, इस तरह के फार्मूला। सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिग्निफिकेंट्स क्या होता है, सिग्निफिकेंट्स बेसिकली सर्टेनिटी ऑफ अ नंबर बताते हैं कि कौन सा नंबर, कितने नंबर, बहुत सारे डिजिट्स दे दूं मैं आपको, और इसमें से कितने नंबर ऐसे होंगे जिन जो इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे इररेलेवेंट है। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। 4-5 रूल्स होते हैं इसके के, zeros in between are considered as significant, zero towards the right hand side are considered as non significant, और decimal point अगर आता है तो सारे significant होते हैं। towards the zero on the left hand side, if the decimal point is also there, so it will be considered the last 2 digits on the right hand side will be considered as significant। ये सारे significant figure के rules। देखें, significant figure पूरा टॉपिक 2 लाइनों में लिखा हुआ है। ये ईकेट की प्रिपरेशन का एक बहुत अहम चीज है, इस तरह प्रिपरेशन करनी जो स्टूडेंट खुद नहीं कर सकते। आप या फिर आप खुद ऐसे पॉइंट्स बना लो, मुश्किल होता है। ठीक है,
आपको प्रिपरेशन करने का तरीका मैंने बता दिया, आप खुद ऐसे करो तो अच्छी बात है, खुद ऐसे करो प्रिपरेशन, लेकिन तरीका ये इख्तियार करो। उस तरह नहीं पढ़ोगे पूरी बुक्स पढ़ो, आपको एंड में याद ही नहीं रहेगा कुछ, क्योंकि एट द एंड रिवीजन ही नहीं कर सकते आप इतनी, 2 बुक्स फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री, 2 मैथ्स, इस तरह तो रिवीजन नहीं कर सकते आप। आपको हर चीज बुलेट पॉइंट्स में चाहिए। अब जो स्टूडेंट्स नए आए हैं वो सुन लें कि ई कैट की प्रिपरेशन डिफरेंट है फ्रॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड। मेजरिंग डिवाइसेस क्या है? 2 तरह की मेजरिंग डिवाइसेस हमें दी बताई हुई है इस टॉपिक में, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। दोनों क्या करती है? मेजर करती है थिकनेस और डायमीटर को मेजर करती है दोनों, और वर्नियर कैलिपर एक और चीज को मेजर करती है, उसको कहते हैं डेप्थ। जो इनर जॉ होता है वर्नियर कैलिपर का, अगर उसको पुल करो तो वो अंदर किसी भी होल के सिलेंडर के अंदर डाल के उसके डेप्थ मालूम कर सकते हैं हम थ्रू वर्नियर कैलिपर। सो इसका एमसीक्यूज आ सकता है कि वर्नियर कैलिपर की किस लिए यूज होता है, क्या लीस्ट काउंट होता है, ये सब चीजें आ सकती हैं आपके साथ। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको। आप लोग कोई बता दें किस यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन बता दूँ मैं। ये पढ़ाने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया। हम लोग टेस्ट कैसे लेते हैं, अच्छा हाँ, क्लासेस कैसे होती हैं कि पीडीएफ आपके साथ स्टूडेंट के साथ शेयर हो जाती है। एनईडी का बता दें, ठीक है, एनईडी का बता दें। एनईडी का टेस्ट हो रहा है 8 अगस्त को, और जुलाई से फॉर्म आ जाएंगे, ऑनलाइन ही आपको फिल करने होंगे। ठीक है, और एनईडी के टेस्ट के बारे में पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, शायद आपको पता ही होगा कि एनईडी ने टेस्ट में चेंज कर दिए। एनईडी ने चेंज ये किए कि, रुक जाए मैं ओपन कर लूँ, ठीक है। ये एनईडी के डिपार्टमेंट्स हैं और फैकल्टीज के साथ। एनईडी का टेस्ट इस तरह होगा अब, 50 मार्क्स आपके फर्स्ट ईयर की परसेंटेज से 50% वेटेज लिया जाएगा आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज से। ग्रेस मार्क आपके इंक्लूड नहीं होंगे, जिसकी 60 से कम है वो एनईडी में अप्लाई नहीं कर सकता। दिस इज द स्ट्रिक्ट रूल फ्रॉम द एनईडी। मैं आपको सही बताऊंगा, गलत नहीं बताऊंगा। जो 60 से कम वाले स्टूडेंट्स हैं वो दूसरी यूनिवर्सिटीज देखें, एनईडी नहीं देखें। एनईडी में उनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, आप टेस्ट भी दे दो, आप फीस भरो टेस्ट की, ये सब करो, एनईडी एडमिशन ही नहीं देगी, फायदा ही नहीं। ठीक है, दूसरी यूनिवर्सिटीज टारगेट करें, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एनईडी के अलावा। डोंट वरी, आप उसके लिए टेस्ट की तैयारी करें, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट मिल सकता है, कराची यूनिवर्सिटीज है और बहुत सारी प्राइवेट, सिंध मदरसा इस्लाम फेडरल यूनिवर्सिटी, सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, सेमी गवर्नमेंट दाऊद यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं। अच्छा, एनईडी का टेस्ट इस तरह है कि 50% आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज से वेटेज लिया जाएगा। अगर फर्स्ट ईयर की परसेंटेज आपकी है 70, ठीक है, 70% आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज है, उसका 50% अगर मैं वेटेज निकालूं तो वो आएगा 35%। 35% आपके फर्स्ट ईयर की परसेंटेज हो गई, और अब आपका टेस्ट है, 50% वेटेज आपके टेस्ट से लिया जाएगा। आपके टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 100 80 मार्क्स आ रहे हैं, तो 80 का 50% वेटेज कितना होगा? 40। तो 40 ये टेस्ट के वेटेज, और 35 आपकी परसेंटेज का वेटेज जो बना था 70 का। तो 40 प्लस 35 आपकी परसेंटेज टोटल बन जाती है 75। तो 75 में आपको जो फील्ड मिल रही होगी वो आप ले सकते हो। अच्छा, मेरिट किस तरह फील्ड्स मिलती है एनईडी यूनिवर्सिटी में? एनईडी यूनिवर्सिटी में जैसे सबसे टॉप मेरिट जो बच्चा होता है, जिसका मेरिट 1 होता है, नंबर मिल जाते हैं आपको, मेरिट नंबर अलॉट हो जाएंगे जब टेस्ट हो जाएगा कि आपका मेरिट नंबर 100 है, आपका 200 है, आपका 1000 है, 1500 तक मेरिट नंबर होते हैं, 2000 तक होते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 जो आएगा स्टूडेंट, उसके सामने सारी फील्ड्स ओपन होगी, वो एक फील्ड उठाएगा, वो चला जाएगा। इस तरह 100 200 मेरिट नंबर तक एक दो फील्ड्स खत्म हो जाती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर की 120 सीट्स होती है। सबसे टॉप मेरिट डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यानी सबसे पहले खत्म हो जाता है। 200 तक मेरिट नंबर जब गया, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट खत्म। आपका 300 था, आप सॉफ्टवेयर नहीं ले सकते हैं। ठीक है, मैकेनिकल 300 पे खत्म, मैकेनिकल भी नहीं ले सकते। अब जो 400 पे जिसका मेरिट नंबर है, ये डिपार्टमेंट खत्म हो गए, बाकी सारे डिपार्टमेंट ओपन है उसके लिए। तो इस तरह जैसे एक स्टूडेंट लेता है सीट, उसकी एक डिपार्टमेंट की सीट कम हो जाती है, फिर एक वक्त आता है सीट खत्म हो जाती है। तो इस तरह एक लेने का तरीका होता है। अब आप ये, हाँ, अगर परसेंटेज कम है, 65 है, कोई मसला नहीं है, आप टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर करो और परसेंटेज बढ़ा सकते हो। पहले एनईडी में पिछले साल तक ये नहीं होता था, एनईडी का टोटल जो फील्ड मिलती थी वो परसेंटेज के ऊपर मिलती थी आपको, आपको उस पे नहीं मिलती थी। टेस्ट का कोई रोल ही नहीं होता था, जस्ट 50 मार्क्स पासिंग मार्क्स होते थे, जिसके 51 मार्क्स है, जिसके 99 मार्क्स है, दोनों बराबर है। जस्ट टेस्ट में पास होना था कि 50 से नीचे आता है तो उसकी 90 परसेंटेज भी है, उसको एडमिशन नहीं देते थे, लेकिन 50 से ऊपर वाला पास है, उसकी बेशक 60 परसेंटेज है या
90 है उससे कोई मैटर नहीं करता, पूरा टेस्ट से सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, जस्ट पासिंग मार्क्स के लिए होता था, उसके बाद उसका कोई रोल नहीं होता था, आपके परसेंटेज पे आपको फील्ड मिलती थी। लेकिन अब आपके पास अच्छा चांस है, जिसकी कम परसेंटेज भी है तो वो अच्छी फील्ड ले सकता है टेस्ट में अच्छा स्कोर करके। ये इसलिए रखा है क्योंकि आप सेकंड ईयर के पेपर नहीं दे सके, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं हम ज्यादा अच्छा स्कोर कर देते हैं सेकंड ईयर में, तो इसलिए आपको चांस दिया आप टेस्ट में अच्छा स्कोर करो और अच्छी फील्ड ले लो। तो एनईडी ने इसलिए ये आपको मौका दिया है। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा डिपार्टमेंट की बात करता हूँ एनईडी यूनिवर्सिटीज के। एनईडी यूनिवर्सिटी में पहला डिपार्टमेंट फैकल्टी जो है सिविल एंड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है। डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के बारे में अगर बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग जो है ये बॉयज के लिए बहुत अच्छी है, गर्ल्स को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि गर्ल्स के लिए मुश्किल होता है एक तो इंडस्ट्रीज में काम करना, क्योंकि इनकी इंडस्ट्रीज जो है आउट ऑफ द सिटी लोकेटेड होती है, साइट और साइड शिफ्टों में काम करना होता है, कभी सुबह आपको जाना है, कभी रात में जाना है, तो इट्स नॉट गुड फॉर गर्ल्स। ठीक है, इसलिए मैं इसको गर्ल्स को रिकमेंड नहीं करूंगा सिविल इंजीनियर। और काम क्या होता है सिविल इंजीनियरिंग में कि आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड यू हैव टू बिल्ड बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, और मटेरियल कौन सा यूज हो रहा है ये सारा सिविल इंजीनियर बताता है लेबर्स को। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर सिविल की सब फील्ड है, बहुत अच्छी फील्ड है। गर्ल्स के लिए इतनी अच्छी नहीं है, गर्ल्स भी इसमें ले सकती नहीं, क्योंकि ये थोड़ा मैनेजमेंट साइड काम होता है, आपको ऑफिस में बैठ के काम करना होता है, तो इसमें गर्ल्स भी एडमिशन ले सकती हैं। तो इसका परसेंटेज जो होती है कम होती है, 78 77 पे ये बंद हो जाती है। और इसके बाद है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, इतना अच्छा स्कोप नहीं है इसका, क्योंकि पेट्रोल निकलता नहीं है पाकिस्तान में, या अब तो सऊदीया में भी नहीं निकलता, तो इस फील्ड पेट्रोलियम बहुत पीछे जा रही है, इसका मेरिट भी बहुत नीचे है, 76 मेरिट है इसका। मैं इसको बोलूंगा आप स्टूडेंट्स को कि अवॉइड करें। डिपार्टमेंट ऑफ अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ते हैं, बीएस की फील्ड्स हैं। फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मदर ऑफ इंजीनियरिंग, आई एम आल्सो मैकेनिकल इंजीनियर, सो मैं बोलूंगा गर्ल्स को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, गर्ल्स को कभी भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं लेनी चाहिए। बॉयज के लिए ड्रीम फील्ड होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कि उसको मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहिए। द मदर ऑफ इंजीनियरिंग, हम सारे कोर्सेज पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ये सब हमें पता होता है। और 80 पे बंद हुई है लास्ट ईयर। ठीक है, अच्छी इंजीनियरिंग फील्ड है, लेकिन लड़कियों के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि वही सब मसले हैं कि आपको फील्ड में काम करना है, शिफ्टों में काम कर रहे हैं, इनकी इंडस्ट्रीज जो हैं वो आउट ऑफ द सिटी, सिटी में इंडस्ट्री नहीं बना सकते, क्योंकि पोल्यूशन और ये सारी चीजें मसले होते हैं, इसलिए दूर होती हैं सिटी से, तो दूर जाना ही एक मसला होता है। डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंजीनियर, वेरी गुड फील्ड फॉर द गर्ल्स, एंड अच्छी फील्ड है। और इसका जो लास्ट ईयर का जो परसेंटेज है वो 76.5 पे बंद हुई है, तो आई वुड रिकमेंड गर्ल्स टू, ये मैकेनिकल की सब फील्ड है। अच्छा, सारी फील्ड जो होती है ये इंजीनियरिंग की, इसमें 2 साल की जो पढ़ाई होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है सारी इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल में भी वही है, टेक्सटाइल में भी वही है, सिविल में भी वही है, इलेक्ट्रिकल में भी वही है। अगला तीसरा जो साल होता है उसमें मेन कोर कोर्सेज आते हैं जो डिफरेंट होते हैं सबके। ठीक है, इस्लामियात सब पढ़ते हैं, इंग्लिश सब पढ़ते हैं, फंक्शनल इंग्लिश, कैलकुलस सब पढ़ते हैं, ये सारे कोर्सेज सब पढ़ रहे होते हैं। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग बहुत अच्छी फील्ड है, इसका स्कोप बहुत अच्छा है, जॉब रेशो इसका बहुत अच्छा है, 100% जॉब रेशो, सब स्टूडेंट की जॉब लग जाती है इजीली। और इसका जो 78 है लास्ट ईयर का मेरिट। ऑटोमोटिव के अंदर ये भी सब फील्ड है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिकल, ऑटोमोटिव मेरीन, ऑटोमोटिव रिलेटेड टू कार, मेरीन रिलेटेड टू शिप्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल, आप सर्किट डिजाइन करते हो और सब कुछ पढ़ते हो अबाउट सर्किट्स और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, कंट्रोल सिस्टम्स, ये सब इलेक्ट्रिकल के बारे में आप लोग पढ़ते हो। उसमें इलेक्ट्रिकल की जो लास्ट ईयर की क्लोजिंग वो 78 परसेंटेज है। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम इंजीनियरिंग, CIS, बहुत अच्छी फील्ड है, कंप्यूटर से रिलेटेड, गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी है, विल रिकमेंड, बॉयज के लिए भी अच्छी है। सीआई कंप्यूटर इज ऑलवेज गुड फील्ड और स्कोप है, आप आराम से काम कर सकते हो। 82 है इसका लास्ट ईयर की क्लोजिंग। बायोमेडिकल बहुत अच्छी फील्ड है, गर्ल्स के लिए भी बॉयज के लिए भी अच्छी है, गर्ल्स के लिए ज्यादा अच्छी है, तो अच्छी फील्ड है। मेडिकल वाले भी इसमें जा सकते हैं, आप तो कंप्यूटर में भी जा सकते हैं मेडिकल वाले। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हाईएस्ट मेरिट डिपार्ट ऑफ एनआईटी यूनिवर्सिटी, 85 पे क्लोज हुआ था लास्ट ईयर। ये जो सारी फील्ड है, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज, ये सारी बीएस की फील्ड 75 से नीचे बंद होती है। और ये वो स्टूडेंट्स लेते हैं जैसे जिनको टीचिंग का शौक है, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में वो पढ़ के फिर वो एमएस करता है, मास्टर्स, और वो यूनिवर्सिटी में ही लेक्चरर बन जाता है। जो जिनको टीचिंग का शौक है तो वो बहुत अच्छी फील्ड है उनके लिए। और जो इंजीनियरिंग करना चाहता है वो कोर इंजीनियरिंग की फील्ड में जाए। फिर डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग बहुत अच्छी फील्ड है, बोथ फॉर गर्ल्स एंड बॉयज। गर्ल्स को इतना रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो फील्ड है इंटर कनेक्टिंग है सारी,
मैकेनिकल का एक जैसा काम होता है, सिविल का भी ऐसा ही होता है, इलेक्ट्रिकल भी थोड़ा इसी से रिलेटेड है, इनका स्कोप थोड़ा इलेक्ट्रिकल का भी गिर गया है, केमिकल भी इसी तरह। मुश्किल काम है गर्ल्स के लिए, लड़कों के लिए बहुत अच्छी है। मटेरियल इंजीनियरिंग, मटेरियल से रिलेटेड पढ़ते हो, आपके कौन सा मटेरियल किस चीज़ में लगना चाहिए, इसकी कंपोजिशन बहुत डेप्थ में जाके पढ़ते हो। मेटलर्जिकल इसी से रिलेटेड है, इनकी परसेंटेज क्लोजिंगली कम है, 77 76 है इन सबकी। केमिकल की थोड़ी ज़्यादा होगी, 79। फूड इंजीनियरिंग बहुत ज़बरदस्त फील्ड है, इसका बहुत जॉब रेशो, जो मैंने बोला है ज़बरदस्त फील्ड है, उसका 100% जॉब रेशो। केमिकल मटीरियल इनका कम है, इलेक्ट्रिकल का भी बहुत कम है, फूड का 100% है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग 100% है, टेक्सटाइल का 100% है। इसकी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज बहुत है पाकिस्तान के अंदर ही। आर्किटेक्चर 5 साल का कोर्स होता है, बाकी सब 4 साल के होते हैं, आर्किटेक्चर 5 साल का होता है। अच्छा है फॉर गर्ल्स, और करना चाहिए 5 साल, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको। अच्छा, मीटिंग टाइम क्योंकि क्लोज हो रहा है, 40 मिनट्स का जूम एप्लीकेशन करती है, तो 40 मिनट्स हो गए, हमें लेस देन 1 मिनट आ रहे हैं, क्लोज होने वाले हैं। तो जिसको जो क्वेश्चन हो वो मुझसे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, और कुछ भी पूछना हो, कोई भी क्वेरी हो, तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, कुछ और रह गई हो बात तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप यू विल एंजॉय द लेक्चर एंड होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।